मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है लव मैरिज का नतीजा। कई दिनों बाद आज प्रतिभा अपनी माँ सुमित्रा देवी से मिलने आ रही थी। ट्रेन से सफ़र करते हुए रास्ते भर वो बचपन की सुनहरी यादों में खोई रही। कैसे माँ उसे अपनी गोद में लेकर लोरियाँ सुनाया करती थी, उसकी पसंद के पकवान बनाया करती थी, उसके बालों की चोटी बनाकर स्कूल भेजती और हर शाम दरवाजे पर खड़ी होकर उसका इंतजार करती। बचपन की सारी स्मृतियां उसकी आंखों के सामने घूमने लगी, लेकिन साथ ही साथ माँ की वृद्धावस्था और दमा की बीमारी का ख्याल उसे भीतर तक व्यवस्थित कर रहा था। चाहकर भी वह अपने मायके ज्यादा आ नहीं पाती थी, और उसकी वजह भी उसकी भाभी का ठंडा और रूखा व्यवहार। पर जब माँ से मिलने की तड़प उसकी सहन शक्ति से बाहर हो जाती, जब स्वयं को रोक पाना उसके लिए कठिन हो जाता, तो सारी बातों और शिकायतों को भूलकर वह माँ के आंचल की छाँव में पहुंच ही जाती। प्रतिभा का मायका दिल्ली में था और उसका ससुराल गुड़गांव में। उसके मायके में उसकी माँ के अतिरिक्त उसका इकलौता भाई और भाभी थे। प्रतिभा अपने भाई से 8 वर्ष बड़ी है। उसका एक बेटा है जिसकी उम्र 16 वर्ष है, और वहीं विवाह के 5 वर्ष बीत जाने पर भी उसके भाई और भाभी की कोई औलाद नहीं थी। जैसे ही प्रतिभा ने घर में कदम रखा, उसे चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ, जिसने उसके दिल को बेचैन कर दिया। तभी उसकी भाभी प्रीति बाहर निकल कर आई, तो अपनी नंद को देखते ही मुंह बना लिया। केवल औपचारिकता निभाते हुए फीकी सी मुस्कान के साथ नमस्ते राम राम कह दिया। प्रतिभा की आंखें माँ को ढूंढ रही थीं। उसने थोड़ी बेचैनी में पूछा, भाभी जी, माँ कहाँ है? प्रीति ने रूखा सा जवाब दिया, अपने कमरे में सो रही है। और फिर बिना कोई और बात किए रसोई में चली गई। अरे सूरज सिर पर आ चुका है, और हमेशा जल्दी उठने वाली मेरी माँ अब तक सो रही है। अपनी माँ के कमरे में आते ही प्रतिभा बोली, माँ की तबीयत ठीक है ना आपकी? कहते हुए प्रतिभा ने एकाएक अपनी माँ की ओर देखा। चेहरे पर केवल झुर्रियाँ का झाल बिछा हुआ था। हड्डियाँ मानो उस कमजोर देह से बाहर निकलने को बेचैन थी। माँ का शरीर बिल्कुल जीर्ण हो गया था। कुछ वर्ष पहले तक माँ बुढ़ापे के बावजूद भी चुस्त दुरुस्त और हमेशा मुस्कुराती हुई दिखती थी, लेकिन अब उनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो चुका था। न जाने इन 5 वर्षों में ऐसा क्या हो गया था कि माँ बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी। तभी सुमित्रा देवी अपनी बेटी को देखते ही अपने पोपले चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखेरते हुए बोली, हाँ ठीक हूँ बेटी, तू सफर से थक कर आई होगी, कुछ चाय नाश्ता लिया या नहीं? लेटे लेटे ही सुमित्रा देवी कांपते स्वर में बोली। तो प्रतिभा ने अपनी लेटी हुई माँ के माथे पर हाथ रखा, फिर नाड़ी की गति देखी। सब कुछ सामान्य था। अरे क्या हुआ? डॉक्टर की तरह मुझे जांच क्यों कर रही है? कहते हुए सुमित्रा देवी ने मुस्कुराने का असफल प्रयास किया। तभी प्रतिभा अपनी माँ को देखते हुए बोली, माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या बात है? सुमित्रा देवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अरे बेटी, ये तो बुढ़ापा है। इस उम्र में ये सब लगा ही रहता है। बेटी को सामने देखकर जैसे ही उन्होंने उठने की कोशिश की, प्रतिभा ने तुरंत उनकी बाह पकड़कर सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया। मगर जैसे ही प्रतिभा का हाथ उनकी बाह पर पड़ा, अचानक सुमित्रा देवी के मुंह से एक तीखी सी चीख निकल गई। दर्द से कराहते हुए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और बिस्तर पर वापस गिर पड़ी। यह देखकर प्रतिभा का दिल धक से रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि माँ को इतनी तीव्र पीड़ा क्यों हो रही है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हल्का सा छूने मात्र से माँ को इतना दर्द हो सकता है। माँ के विरोध के बावजूद कारण जानने की इच्छा से उसने तुरंत अपनी माँ की बाजू से शॉल हटाई और गौर से देखा, तो उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। पूरी बाजू पर नीले काले निशान पड़े हुए थे। यह कैसे हुई माँ?
प्रतिभा ने चौंकते हुए कहा तो सुमित्रा देवी ने दरवाजे की ओर एक सहमी हुई नजर डाली। प्रतिभा के इस सवाल के जवाब में माँ कुछ कह पाती, तभी प्रीति अचानक चाय और बिस्किट लेकर कमरे में आ गई। उसने तेज आवाज में कहा, अरे कुछ नहीं दी, चलते चलते बस पैर फिसल गया था, इसलिए गिर गई थी माँ जी। कहते हुए प्रीति ने सुमित्रा देवी की बाजू को फिर से शॉल से ढक दिया और फिर ऐसी निगाह से देखा कि सुमित्रा देवी की रूह तक कांप गई। अपनी भाभी के जवाब पर प्रतिभा उसे प्रश्नवाचक निगाह से देखने लगी, लेकिन फिर बोली, कोई दवाई नहीं ली क्या? हाँ बेटी, तेरे भाई ने दवाई लाकर दी थी, अब दर्द में भी आराम है। यह बातें भी चल ही रही थी कि प्रतिभा का भाई संजीव कमरे के अंदर आया और प्रतिभा ने उससे पूछा, भाई माँ को इतनी चोट आई है, आपने अब तक डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? इससे पहले कि उसका भाई संजीव कुछ बोलता, इस बात पर जवाब प्रीति ने ही दे दिया, दीदी हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि छोटी मोटी चोट के लिए माँ जी को डॉक्टर के पास ले जाते रहें। नोटों की बोरियां तो आपके ससुराल में भरी पड़ी हैं, मायके में नहीं। हमें अपने घर का खर्चा भी देखना होता है और ऊपर से आए दिन कोई न कोई मेहमान भी आया रहता है। आप लोगों का क्या है? सास ससुर की पेंशन आ रही है, पति की सरकारी नौकरी है और 1-2 सालों में आपके बेटे की भी अच्छी खासी नौकरी लग ही जाएगी। भाभी की यह बातें सुनते ही प्रतिभा का मन कड़वाहट से भर उठा। चाय की प्याली उसके हाथ में थी, लेकिन अब उसे पीना भी जहर के बराबर लग रहा था। प्रतिभा का दिल तो बहुत कर रहा था कि अपनी माँ को अपने साथ रखे, लेकिन उसकी भी अपनी मजबूरी थी। उसका परिवार एक संयुक्त परिवार था, जहाँ उसके सास ससुर भी उन लोगों के साथ रहते थे और घर था 2 कमरों का, जहाँ एक कमरा प्रतिभा और उसके पति का था तो दूसरा कमरा उसके सास ससुर के पास था। बेटे को पढ़ाई करने के लिए भी हॉल में बैठना पड़ता और गुड़गांव जैसे शहर में बड़ा सा मकान लेना कोई खाली जगह तो नहीं था। अब ऐसे में वह मकान माँ को कहाँ रखती? कहीं अपने ससुराल में ही कलह कलेश न शुरू हो जाए, ये सोचकर वो चुप रह जाती। प्रतिभा ने बड़ी मुश्किल से वहां 2 घंटे बिताए। माँ के पास बैठी हर पल उससे महसूस हो रहा था कि घर में कोई तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। पूरे समय उसकी भाभी प्रीति की निगाहों उन दोनों पर ही चिपकी रही, मानो हर बात और हर हाव भाव पर कड़ी निगरानी रखी हो। माँ की मौन पीड़ा और प्रीति की निगाहों में छिपा वह अजीब सा आक्रोश, यह सब देख प्रतिभा के मन में एक अनकहा डर सामने लगा। माँ इतनी मजबूर और लाचार हो चुकी हैं कि अपनी तकलीफ भी किसी से सहन नहीं कर सकती। आखिरकार भरी आंखों और भरी मन से जब वह घर वापस लौटने के लिए उठी तो उसके कदम जैसे बेमन से आगे बढ़े। उसकी आंखें एक बार फिर माँ पर टिकी, जो फीकी सी मुस्कान के पीछे अपनी पीड़ा छुपाने का असफल प्रयास कर रही थी। तभी उसके भाई संजीव ने उससे कहा, चलो दीदी मैं आपको गाड़ी से छोड़ देता हूँ। और बाहर निकलकर संजीव कार स्टार्ट करने लगा। उस समय प्रीति घर के दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही प्रतिभा दरवाजे तक पहुंची तभी पीछे से प्रीति के भुनभुनाने की आवाज आई, मेहमान है तो मेहमान ही बनकर रहिए, ज्यादा दखल देने की जरूरत नहीं है हमारे घर में। अपमान का कड़वा घूंट पीकर प्रतिभा डबडबाई आंखें लिए घर से बाहर निकल आई। दिल्ली से गुड़गांव के सफर में दोनों भाई बहन कुछ समय तो बिल्कुल चुप रहे, फिर कुछ झिझक कर प्रतिभा बोली, भाई एक बात पूछूं, जब माँ को चोट आई थी तो क्या तुम उस वक्त घर पर थे? नहीं तो लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? भाई मुझे नहीं लगता कि माँ को वो चोट गिरने से लगी है। लेकिन दीदी मैंने माँ से पूछा कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन माँ ने केवल इतना ही कहा कि वो गिर गई थी, इस कारण चोट आई है। लेकिन भाई मुझे शक है कि बात कुछ और ही है और माँ किसी डर के कारण कुछ भी बताने से घबरा रही हैं। तुम्हारी पत्नी के व्यवहार से तो सब भली भांति परिचित है। प्रतिभा की बात सुनकर संजीव चेहरा बिगाड़ते हुए बोला, दीदी अब आप बात का बतंगड़ मत बनाइए, बड़ी मुश्किल से तो जिंदगी पटरी पर आई है। क्या आप भूल गई हैं कि पहले ही सास बहू के झगड़ों की वजह से
मैंने क्या क्या झेला है। आपकी भाभी ने तो एक छोटी सी बात पर ऐसा तूफान खड़ा कर दिया था कि उसकी गूंज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। आपको भी पता है दीदी, किस तरह प्रीति ने हम पर दहेज का झूठा केस बनवा दिया था। वह एक पल मेरी आंखों के सामने घूमता है तो आज भी मेरी आत्मा कांप उठती है। पुलिस स्टेशन की वह रातें, हवालात में बिताए गए वो दिन, मैं बहुत भयानक दौर से गुजरा हूँ दीदी। क्या कुछ नहीं झेला मैंने इन 3 वर्षों में। मेरी इज्जत, मेरा कारोबार, सब कुछ बर्बाद होते होते बचा। उन सब बातों को याद करके मैं आज भी कांप उठता हूँ। लेकिन दीदी, अब मैं चैन से जीना चाहता हूँ, सुकून चाहिए मुझे। भाई की बात सुनकर प्रतिभा ने उसे कुछ ना कहना ही मुनासिब समझा, लेकिन मन ही मन बहुत से विचार उसे परेशान कर रहे थे। उधर अपने पति और ननद के घर से बाहर निकलते ही प्रीति मौका पाकर अपनी सास के कमरे में आई और सुमित्रा देवी को बाजू से पकड़कर जोर से झटक दिया। चोट के कारण सुमित्रा देवी के मुंह से जोर की चीख निकली। तभी प्रीति रौबदार आवाज में बोली, क्यों महारानी, मेरी शिकायत करोगी अपनी बेटी से? प्रीति की कड़कड़ती आवाज सुनते ही सुमित्रा देवी कांप गईं। तभी आंखें बड़ी करते हुए प्रीति बोली, एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर घर की बात बाहर निकली तो अपने पापा से कहकर दहेज के केस में तुझे और तेरे परिवार को ऐसा फंसाऊंगी कि नानी याद आ जाएगी। नहीं बहू, मैंने तो किसी से कुछ नहीं बताया, सुमित्रा देवी डरी सी आवाज में बोली। हाँ, और बताना भी मत, नहीं तो। प्रीति ने चेतावनी दी और फिर बोली, यह क्या आराम करने का समय है तुम्हारा? घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा और बर्तन पड़े हैं, यह सब कौन करेगा? अब बीमारी का ढोंग करना बंद करो और जल्दी से आ जाओ। सुमित्रा देवी भयभीत नजरों से अपनी बहू की तरफ देखने लगी। तभी प्रीति बोली, आती हो या फिर डंडे से तुम्हारी सेवा करूं? नहीं नहीं, मैं आती हूँ बहू, सुमित्रा देवी कांपते हुए बोली और हिम्मत न होते हुए भी जल्दी जल्दी उठ खड़ी हुई और सारा काम करने लगी। दरअसल संजीव और प्रीति का प्रेम विवाह हुआ था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और कुछ ही मुलाकातों में दोनों ने तय कर लिया था कि वे दोनों शादी करेंगे तो केवल एक दूसरे से ही। सुमित्रा देवी ने कुछ लोगों से जानकारी निकलवाई तो पता चला कि प्रीति और उसके परिवार वाले अच्छे लोग नहीं हैं। बहुत से लोगों ने उस घर में रिश्ता न करने की सलाह दी, परंतु परिवार वालों द्वारा भरपूर विरोध किए जाने पर भी संजीव नहीं माना। उधर प्रीति ने भी जिद ठान ली कि वह शादी करेगी तो केवल संजीव से। आखिरकार परिवार वालों को उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा और प्रीति इस घर में बहू बनकर आ गई। संजीव चाहता था कि उसकी शादी के बाद उसकी माँ को पूरा आराम मिले और उसकी पत्नी घर का सारा काम संभाले, लेकिन प्रीति को तो ना घर के काम करना पसंद था और ना ही घर में रहना। उसे तो बस दिन भर अपनी रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना पसंद था। कुछ समय तक तो वह संस्कारी और आदर्श बहू होने का दिखावा करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब तो आए दिन पार्टियों में जाना, महंगे शॉपिंग मॉल्स में घूमना, फिजूल खर्ची और सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करना एक आदत बन गई थी। अक्सर संजीव के काम पर जाने के बाद वह घूमने फिरने निकल जाती थी और शाम तक ही घर वापस लौट कर आती थी, और जब घर पर भी रहती तब भी कोई जिम्मेदारी नहीं संभालती। घर के सभी काम उसके सासू माँ को ही करने पड़ते थे, जबकि प्रीति अपना समय अपनी मर्जी से बिताती रही। सुमित्रा देवी जब इस बात के लिए अपनी बहू को समझाने की कोशिश करती तो प्रीति उल्टा उन पर ही बरस पड़ती, और जब उन्होंने अपने बेटे को बहू की शिकायत की तो उन दोनों में ऐसा झगड़ा हुआ कि क्रोध में आकर संजीव ने अपनी पत्नी के मुंह पर 2-4 तमाचे जड़ दिए। फिर तो घर में तो ऐसे महाभारत ही छिड़ गई और बात यहाँ तक जा पहुंची कि संजीव और उसकी माँ को सबक सिखाने के लिए प्रीति ने अपने पिता से कहकर
उन पर झूठा केस दर्ज करवा दिया। प्रीति के पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे। बस फिर क्या था? दहेज की मांग घरेलू हिंसा और मारपीट के अंतर्गत मां और बेटे को ऐसी धाराओं में लपेटा गया जिसमें पुलिस रिमांड भी बनता था। ढेरों पैसा खर्च करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो आपसी रजामंदी से ही मामला संभालना पड़ा और उसके बाद तो प्रीति का उस घर में एक छात्र राज हो गया। कोई भी उसे जरा सी बात कह देता तो हवालात की सारी सैर करवाने की धमकी देती। साथ ही साथ यह भी कहती कि इस बार तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बेटी दामाद को भी ऐसी फंसाऊंगी कि सारा परिवार उम्र भर जेल से नहीं निकल पाएगा। अब तो सुमित्रा देवी के मन में अपनी बहू के प्रति ऐसा डर बैठ गया कि उसके किए गए अत्याचारों का भी वह कोई जवाब न दे पाती थी और न ही किसी से शिकायत करती थी। अपनी बहन प्रतिभा को उसके घर छोड़ने के बाद जब शाम तक संजीव घर पहुंचा तो उस समय प्रीति घर पर नहीं थी। शायद बाजार गई है, यह सोचकर संजीव माँ के कमरे में चला गया। अंदर जाकर देखा तो माँ अपने बिस्तर पर निढाल सी पड़ी थी। अपनी बहन की बातें रह रहकर उसके दिमाग को झकझोर रही थी। संजीव ने कमरे में यहाँ वहाँ देखा, फिर 1-2 मिनट सोचते रहने के बाद उसने अपने माँ के बिस्तर के पास रखी छोटी अलमारी खोली तो उसमें एक डायरी रखी थी। दरअसल सुमित्रा देवी को बचपन से ही डायरी लिखने का बहुत शौक था। अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी घटना डायरी में लिखा करती थी। इस बात का तो संजीव को भी पता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी माँ डायरी में क्या लिखा करती थी। संजीव ने कौतूहलवश वह डायरी निकाली और खोल कर देखी तो डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे जीवन का सफर। संजीव ने पन्ना पलटा और आगे पढ़ना शुरू किया। अपनी जिंदगी की बहुत सी घटनाओं के बारे में लिखा था उसकी माँ ने। अपनी माँ के जीवन की खट्टी मीठी यादें उसके बारे में मुस्कुराने लगा। फिर आगे आने वाले पन्नों पर जब उसने अपना जिक्र देखा तो उसे और भी अधिक खुशी हुई। आज मेरा बेटा संजीव कॉलेज में अच्छे नंबरों से पास हुआ, मेरी मेहनत सफल हुई। अगले पन्ने पर लिखा था, आज मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी का दिन है, मेरे बेटे संजीव की शादी है। लेकिन उसके बाद पढ़ने लगा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आगे आने वाले पन्नों पर सुमित्रा जी ने बहू द्वारा उन पर किए गए हर एक अत्याचार का उल्लेख किया हुआ था, जिसे पढ़कर संजीव के रोंगटे खड़े हुए और आंसू बह निकले। आज बहू ने मेरे सिर पर डंडे से वार किया, मेरे मुंह पर गर्म चाय दे मारी, मेरे बाल नोच डाले, जाने किन कर्मों की सजा भुगत रही हूँ। हे ईश्वर, हमें बचा लो इस अत्याचारी बहू के चंगुल से। संजीव यह सब पढ़कर स्तब्ध रह गया। उसका शक यकीन में बदल गया था। डायरी लेकर वो चुपचाप वहां से बाहर निकल गया और अपने कमरे में आकर डायरी को सीने से लगाकर बहुत रोया। उसके दिल को किसी भी तरह से चैन नहीं मिल पा रहा था। जिस माँ से वह इतना प्यार करता था, उस माँ ने उसके कारण इतने अत्याचार सहे थे, यह सोच सोच कर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। सोचने लगा, सुबह से लेकर रात तक मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि मुझे मालूम ही नहीं था कि यह जालिम औरत मेरी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है। तभी बाहर से गेट खुलने की आवाज आई। प्रीति के आने की आहट सुनकर उसने डायरी को छुपाया और फिर अपने आंसू साफ करके जैसे जैसे स्वयं को संयत किया। उसका एक दिल तो किया कि अभी जाकर इस औरत को गला दबा दूं, लेकिन उसने समझदारी से काम लेना ही उचित समझा। अगले दिन जब काम पर जाने के लिए संजीव बाहर निकला तो उसने सबसे पहले अपनी बहन को फोन किया और रोते हुए माँ की डायरी में लिखी हर बात का जिक्र किया। जैसे ही संजीव ने अपनी माँ के डायरी में लिखी सभी बातें बहन से साझा की, सुनते ही प्रतिभा के आंखों में खून उतर आया। दिल में एक टीस सी उठी। वह स्वयं को संभाल ही नहीं पा रही थी। उसके हाथ से रिसीवर छूटकर नीचे गिर गया और वह धम से जमीन पर बैठ गई। प्रतिभा के बेटे सोनू ने जब अपनी माँ की यह हालत देखी तो वह हैरान रह गया।
16 वर्ष का सोनू जो पास ही बैठा था अपनी माँ को ऐसे देख समझ नहीं पा रहा था। माँ आखिर हुआ क्या है? लेकिन प्रतिभा तो खुद को कुछ कहने की हालत में नहीं पा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद संभल कर उसने अपनी माँ यानी कि सोनू की नानी पर होने वाले अत्याचार की बात अपने बेटे को बताई। यह बात सुनकर सोनू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ देर शून्य में निहारता हुआ वह यूं ही बैठा रहा और फिर बोला, माँ, इस समस्या का हल है मेरे पास। प्रतिभा की आंखों में असमंजस और डर था। वह जानती थी कि बिना ठोस सबूत के उस औरत को सजा दिलवाना मुश्किल था। आखिर भी तो पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी। लेकिन बेटा, किसी पुख्ता सबूत के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तुम नहीं जानते कितनी जालिम औरत है वो। उससे पंगा लेना यानी कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना। इससे पहले भी वह तुम्हारे मामा और नानी को जेल की हवा खिला चुकी है। अरे माँ, आप चिंता मत करो, सारे सबूत मिल जाएंगे। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाओ। बेटे की बात सुनकर प्रतिभा भी थोड़ी आश्वस्त हो चुकी थी और उसने अपने भाई को फोन करके सारे प्लान के बारे में बताया। संजीव को अपने भांजे की बात बहुत पसंद आई और 2 दिन बाद ही प्रतिभा अपने बेटे सोनू को लेकर पूरी तैयारी के साथ अपने मायके आ पहुंची। प्रतिभा को फिर से वहां देखकर प्रीति चौंक गई और तपाक से बोली, क्यों दीदी, 4 दिन में ही अपनी माँ की इतनी याद आ गई कि फिर दोबारा यहाँ आ धमकी। व्यंग्य कसते हुए प्रीति ने प्रतिभा को तिरछी निगाहों से देखा तो प्रतिभा बोली, वह क्या है ना कि सोनू के पापा 2 दिन के लिए बाहर गए हैं और सोनू का बहुत दिल था नानी से मिलने का, तो ले आई उसे मिलाने। और भाभी, इस घर में हमारा इतना हक तो बनता है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, फीकी मुस्कान के साथ प्रीति बोली और नजरें तरेते हुए अपने कमरे में चली गई। रात को जब संजीव घर लौटा तो अपनी पत्नी प्रीति से बोला, प्रीति, कल मेरी ऑफिस की छुट्टी है, तो क्यों ना कल हम कहीं बाहर घूमने चले। और वैसे भी माँ का ख्याल रखने के लिए तो यहाँ दीदी है। प्रीति को तो जैसे कोई मौका चाहिए था बाहर घूमने का। यह सुनते ही वह बहुत खुश हो गई और अगले दिन ही दोनों घर से निकल गए। प्रतिभा और सोनू के पास केवल शाम तक का समय था। सोनू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक दक्ष विद्यार्थी था। मामा मामी के जाने के पश्चात उसने तुरंत अपना बैग खोला और फुर्ती से उसमें से सारा सामान निकालने लगा। सीसीटीवी कैमरा लगाने की तैयारी करने लगा। तभी प्रतिभा चिंतित भाव लिए बोली, बेटा, मुझे तो डर लग रहा है। तुम्हारी मामी बहुत चालाक है। अगर कहीं से उसे भनक भी पड़ गई कि यहाँ पर कैमरा लगा है, तो सबसे पहले वह कैमरा तोड़ेगी और उसके बाद हमारी जिंदगी में वो तांडव करेगी कि हमारे पूर्वज तक कांप उठेंगे। फिर सोनू बोला, अरे माँ, तुम क्यों घबराती हो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कैमरा नाम की कोई चीज़ भी है, क्योंकि उसमें कोई वायर नहीं होगा। फिर एक कैमरा निकाल कर बोला, यह देखो माँ, आपके नाखून से भी छोटा कैमरा है। नज़र आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसका डिवाइस भी मैं ऐसी जगह छुपा दूंगा कि मामी को भनक तक नहीं लगेगी। और हाँ मम्मी, घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी लाइव फुटेज आपके और मामा के मोबाइल में आती रहेगी। पूरा इंतजाम हो चुका है। इधर सोनू ने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, तो वही संजीव ने अपनी जान पहचान का एक लोकल मीडिया कर्मचारी घर पर भेज दिया। लोकल न्यूज़ वालों ने भी एक कैमरा सुमित्रा देवी के कमरे में लगी खिड़की पर फिट कर दिया और प्रतिभा ने वह घड़ी वापस उसी जगह पर लगा दी। सुमित्रा देवी यह सारा नजारा प्रश्नवाचक निगाह से देखती जा रही थी। तभी सोनू बोला, नानी, हमने यहाँ कैमरे लगाए हैं। अब मामी आपके कमरे में जो कुछ भी करेगी सब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। अब देखना, जल्दी ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यह सुनकर जहाँ सुमित्रा देवी आश्वस्त हो गई, वहीं प्रतिभा भी की चिंता और बढ़ गई।
कि अगर यह बात माँ को पता चल गई तो माँ अपने पेट में ज़्यादा दिन इस बात को छुपा कर नहीं रख पाएगी, और अगर ऐसा हो गया तो कयामत आ जाएगी। माँ चाहे जो कुछ भी हो जाए, प्रीति को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ हमने कुछ लगाया है। प्रतिभा ने कहा तो सुमित्रा देवी ने हाँ में सिर हिला दिया। रात के समय संजीव अपनी पत्नी प्रीति के साथ वापस लौटा। वे दोनों खाना बाहर से ही खाकर आए थे, इसलिए प्रीति अपने कमरे में सोने चली गई। प्रतिभा भी खाना बनाकर सबको खिला चुकी थी। आज बहुत समय बाद सुमित्रा देवी को सुकून से खाना खाने को मिला था। फिर संजीव सोनू के पास आया और धीमी आवाज में बोला, काम हुआ क्या? तो सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मामा जी, सारा काम हो गया है अच्छे से। बस अब आप मोबाइल में फुटेज पर नज़र बनाई रखिएगा। जैसे ही कुछ गड़बड़ होने लगे तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देना। अगले दिन सुबह सुबह संजीव अपनी बहन को गुड़गांव छोड़ने चला गया। वापस लौटकर आने में करीब 10 बज गए। संजीव घर लौटा तो प्रीति बोली, क्या मुझे भी कोई बताएगा कि आखिर आप लोगों का चल क्या रहा है? प्रीति की बात सुनते ही संजीव सिहर उठा। कुछ भी तो नहीं। अच्छा, तो फिर हर रोज आपकी बहन यहाँ क्यों टपक पड़ती हैं? प्रीति की कड़कती आवाज आई तो संजीव ने कहा, तो क्या हो गया? यह उसका मायका है और वह जब चाहे जितने दिनों के लिए चाहे अपने मायके में आ जा सकती है। ऐसा कहते हुए संजीव अपने कमरे में गया और अलमारी खोलकर कुछ ढूंढने लगा। तभी प्रीति भी पीछे पीछे आ गई और ऊंची आवाज में बोली, हाँ क्यों नहीं, वो रोज रोज यहाँ आती रही और तुम नौकरों की तरह उसकी सेवा चाकरी में लगे रहोगे। फिर संजीव परेशान होते हुए बोला, प्रीति, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बहन है वो मेरी। अच्छा वो सब छोड़ो, 3-4 दिन पहले मैंने अलमारी में 10,000 रुपए रखे थे, वह मुझे मिल नहीं रहे, क्या तुमने उठाए थे? कहते हुए संजीव अलमारी खंगालने लगा। तो प्रीति बोली, हाँ मुझे शॉपिंग करने के लिए चाहिए थे, इसलिए ले लिए। वो सारे पैसे खर्च हो गए हैं। सुनते ही संजीव चौंक गया। 10,000 रुपये तुमने शॉपिंग में खर्च कर दिए? मैंने आज ही वह पैसे डीलर को देने थे, वादा किया था। बिना मुझसे पूछे तुमने मेरे पैसों को हाथ में क्यों लगाया? संजीव भड़क उठा तो प्रीति गुस्से से चिल्लाई, क्यों? क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं थोड़े पैसे अपने ऊपर खर्च कर सकूं? वह थोड़े पैसे नहीं थे प्रीति, पूरे 10,000 थे। कहते हुए संजीव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बिना नाश्ता किए अपने ऑफिस चला गया। इधर सुमित्रा देवी अपने कमरे में बैठी हुई बेटा बहू की लड़ाई सुनकर चिंतित हो रही थी। थोड़ी देर में प्रीति सुमित्रा देवी के लिए 2 जली रोटियां नाश्ते के नाम पर लेकर आई और उनके सामने पटकते हुए बोली, जल्दी से खाओ और काम करने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी बेटी नहीं है यहाँ जो आराम फरमाती रहोगी। तभी सुमित्रा देवी बोली, बहू मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, सांस फूल रही है। आज मुझसे यह झाड़ू पोछा का काम नहीं हो पाएगा। इतना कहने की ही देरी थी कि प्रीति, जो पहले ही झगड़े के कारण गुस्से से भरी पड़ी थी, सुमित्रा देवी पर कयामत बनकर टूट पड़ी। अच्छा, अभी आपकी तबीयत ठीक रहती है। उसने नाश्ते की प्लेट उठाकर एक तरफ फेंकी और फिर उन्हें बालों से पकड़कर खींचते हुए जमीन पर दे पटका और फिर बेलन लेकर आ गई। बेलन को देखते ही सुमित्रा देवी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी और उनकी चीख सुनकर प्रीति का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया। बेलन को एक तरफ फेंकते हुए वो बोली, अच्छा इतनी हिम्मत, तो ठीक है, आज एक ही बार काम किए देती हूँ, ये रोज रोज का झंझट ही खत्म। ऐसा कहते हुए अपना दुपट्टा गले से निकालकर सुमित्रा देवी की गर्दन की चारों ओर लपेटने लगी। तभी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हुई सुमित्रा देवी आखिर वही गलती कर बैठी जिसका अंदेशा प्रतिभा को पहले से ही हो गया था और चीखते हुए कहने लगी, हाँ, रोज रोज का झंझट तो अब खत्म ही हो जाएगा। तेरी हर बात, हर करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। जितना जुल्म कर सकती है कर ले, अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है।
आंखों में क्रोध की ज्वाला लिए सुमित्रा देवी बोली। सुनते ही प्रीति के चेहरे का रंग उड़ गया, आंखें फटी की फटी रह गई। क्या कहा? कैमरा? हाँ कैमरा, अब तू नहीं बच सकती। सारे सबूत तेरे खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। कहाँ है कैमरा? गले पर दबाव बढ़ाती हुई प्रीति बोली। तो सुमित्रा देवी ने अपनी कांपती उंगलियों से सामने रखी अलमारी पर पड़े एक छोटे से डिवाइस की ओर इशारा कर दिया, जिसे देखकर प्रीति घबरा गई। फिर बोली, अच्छा तो यह सब करने के लिए आई थी तेरी बेटी यहाँ पर, लेकिन उसकी यह चाल मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। ऐसा कहते हुए उसने जल्दी से अपने पिता को फोन किया और आने को कहा। कैमरे का डिवाइस और सारी तारें खींच कर देखा और फिर थोड़ी ही देर में अपने इंस्पेक्टर पिता के साथ मिलकर प्रीति ने सारी तारें निकालकर डिवाइस को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। माँ बेटी अपनी सफलता पर बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि सारी फुटेज पहले ही संजीव के मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुकी है और वहाँ एक कैमरा अब भी है जो कि पूरी तरह से काम कर रहा है, जिसकी जानकारी सुमित्रा जी को भी नहीं थी। लोकल न्यूज़ के फेसबुक पेज पर यह सारी की घटना लाइव दिखाई जा रही थी, जिसमें प्रीति और उसके इंस्पेक्टर पिता की सारी हरकतें लाखों लोग देख रहे थे। क्योंकि मामला इंस्पेक्टर से भी जुड़ा था, इसलिए एसपी साहब को भी इस मामले पर संज्ञान लेना पड़ा। इससे पहले कि वे दोनों बाप बेटी सुमित्रा देवी को कुछ और हानि पहुंचा पाते, लोकल न्यूज़ रिपोर्टर और एसपी साहब की टीम के साथ संजीव वहां पहुंच चुका था। घटना स्थल पर पहुंचकर देखा कि सुमित्रा देवी एक कोने में दुबक कर बैठी हुई थी और डर के मारे सिसकियां लिए जा रही थी। जमीन पर कहीं रोटियां और सब्जी बिखरी हुई थी तो कहीं प्लेट पड़ी हुई थी। एक जगह पर बेलन पड़ा हुआ था तो दूसरी जगह पर कैमरे का डिवाइस चकनाचूर हालत में पड़ा था। कमरे की हर चीज जमीन पर बिखरी हुई थी। प्रीति और उसके इंस्पेक्टर पिता को हिरासत में ले लिया गया। आज उसके खिलाफ इतने कड़े सबूत इकट्ठे हो गए थे कि जिस पिता के बल पर वह आज तक यह हरकतें करती आई थी, वह पिता भी कुछ नहीं कर सकता था अपनी बेटी को बचाने के लिए। थोड़ी ही देर में प्रतिभा भी वहां आ पहुंची। अगले 2 घंटे में ही इस अत्याचारी बहू की सारी करतूत लगभग हर चैनल पर प्रसारित हो रही थी। अत्याचारी बहू की यह वीडियो इतनी वायरल हुई कि देश के सभी न्यूज़ चैनल इस खबर को दिखाया गया। 2 दिन बाद प्रीति के पिता को पुलिस की नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया और प्रीति और उसके पिता को हिरासत में लेकर कोर्ट केस चला गया और इस दौरान सुमित्रा देवी का भी बयान लिया गया और आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की गई। कुछ समय बाद जिस दिन कोर्ट का फैसला सुनाया जाना था, उस दिन सभी लोकल और नेशनल न्यूज़ चैनल ने इस केस को हाईलाइट किया और सभी देशवासियों की नजरें इसी केस के नतीजे पर बनी हुई थी। सभी सबूतों और बयानों के आधार पर कोर्ट का नतीजा आया तो प्रीति को इस घिनौने काम के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई और उसके पिता को पुलिस की नौकरी का गलत फायदा उठाने के साथ ही सबूत को मिटाने की कोशिश करने के जुर्म में 10 वर्षों की जेल की सजा सुना दी गई। और इस फैसले के साथ ही सारा कोर्ट रूम तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी देशवासियों ने कोर्ट के इस फैसले की सराहना की। आज सोनू की सूझबूझ और समझदारी से न केवल सुमित्रा देवी को अपनी बहू के अत्याचारों से मुक्ति मिली थी, बल्कि संजीव को भी अपनी जालिम पत्नी की गुलामी से आज़ादी मिल गई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।